एक आदमी बीमार पड़ गया। बुखार था, मलेरिया। डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक्स लिख दिए और एंटी मलेरियल जो दवा होती है, कुनैन और क्लोरोक्विन, इस तरह की दवा लिख दी। उसने 2 दिन खाई, बुखार ठीक नहीं हुआ, तो इसने डॉक्टर बदल दिया और उस डॉक्टर को छोड़ करके दूसरे डॉक्टर के पास गया। उसने देखा कि ये इस मरीज में धैर्य नहीं है, दवाई तो मलेरिया की सेम है, कुनैन के अलावा उसका जो विषाणु है वो मरेगा नहीं। डॉक्टर ने नाम बदल दिया, दवा का नाम बदल गया, लेकिन उसके जो मूल तत्व हैं वो तो वही रहे, केवल नाम बदल दिया और वो नाम बदल के दूसरी दवा उसने खाई। 2 दिन खा करके उसका धैर्य फिर टूट गया और वो तीसरे डॉक्टर के पास गया। तीसरे डॉक्टर ने भी नाम बदल के वही दवा दे दी और 6 दिन में कोर्स पूरा हो गया और उसका बुखार ठीक हो गया। अब वो क्रेडिट किसको दे? वो जानना चाह रहा है कि आखिर मैं किस दवा से ठीक हुआ हूं, ताकि भविष्य में बीमार पड़ूं तो इस दवा को खा लूं और ठीक हो जाऊं। ठीक है ना उसका सवाल? उसका सवाल ठीक है? सवाल ठीक है, पर सवाल इससे भी गहराई में कोई दूसरा है। मैं किस दवा से ठीक हुआ यह जानने से ज्यादा जरूरी है कि मैं किस वजह से बीमार पड़ा था। शरीर में वो विषाणु कैसे गया, आप किनके प्रयासों से आजाद हुए, ये जानना अच्छा है और उनको सबको क्रेडिट देना अच्छा है, लेकिन जानना जरूरी इससे ज्यादा यह है कि हम गुलाम क्यों हुए थे, हमारी पराधीनता के कारण क्या थे। देश की वीरता में तो कोई कमी नहीं थी, सत्यकेतु विद्यालंकार लिखते हैं, लेकिन कभी इस देश के लोगों को यह जानने की इच्छा नहीं होती थी, इस देश के राजाओं को, कि विदेशों में सीमा के पार क्या चल रहा है, तुम्हारे देश के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं, क्या क्या साजिशें रची जा रही हैं। यह जानने की इच्छा किसी राजा के मन में, किसी सैनिक के मन में, किसी नागरिक के मन में, किसी सन्यासी के मन में नहीं होती थी। और चाणक्य की इस बात को वो भूल गए थे कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। जब साजिशें उनकी सफल हो जाएंगी और वो चुपचाप अंदर घुस आएंगे अलग अलग वेश में, उसके बाद आप मुकाबला करने निकलोगे, अपनी रक्षा में आप हारोगे और लड़ते रह जाओगे सदियों तक, युद्ध समाप्त नहीं होगा। इसलिए आप दूसरे देशों को गुलाम बनाने के लिए अटैक नहीं करेंगे, लेकिन जब आपको पता चल जाए कि कोई आप पर अटैक करने की तैयारी में है, तब उसके अटैक से पहले उस पर अटैक कर देना। अर्थशास्त्र में चाणक्य राजाओं को संदेश दे रहे हैं। इस देश में भगवान श्री कृष्ण के बाद इस देश को टूटने से बचाने के लिए, इस देश को अखंड करने के लिए चंद्रगुप्त के नेतृत्व में आचार्य चाणक्य की नीतियों के साथ जो आंदोलन चला, उसने देश को 1000 साल के लिए सुरक्षित कर दिया। और उसके बाद उस लंबे इतिहास में हम अपने देश में वीरता, देश के लिए उत्सर्ग, बलिदान, डिफेंसिव होकर बहुत पाते हैं, लेकिन चाणक्य के बाद नीति का अवलंबन, चतुराई का अवलंबन, शत्रु को पराजित करने के लिए बुद्धि का प्रयोग, यह उसके बाद हम केवल छत्रपति शिवाजी में देखते हैं। यह अफसोस की बात रही है। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि हमारे लोग आपस में बहुत बहुत कारणों से बंटे हुए रहे हैं और उसमें अहंकार सबसे प्रबल रहा है। अभी हमारे मित्र शायद चले गए हैं जिन्होंने एक सुंदर 2 गीत प्रस्तुत किए थे, उसमें गीत चक दे इंडिया था। आप में से कई लोगों ने वो फिल्म देखी होगी जिसका एक गीत है। तो उस हॉकी खिलाड़ी लड़कियों की उस टीम में 2 लड़कियां हैं, एक लंबे कद की है, एक छोटे कद की है, और दोनों में प्रतिद्वंद्विता है कि गोल तो मैं ही करूंगी, गोल मेरे हाथों से होना है। क्यों?
दोनों के अहंकार टकरा रहे हैं और वो टीम हारती जा रही है क्योंकि टीम भावना समाप्त हो रही है। जहां मैं प्रमुख हो जाता है, जहां अपनी ईगो ऊपर हो जाती है, जहां मेरा स्वार्थ अधिक हो जाता है, वहां पर टीम बिखरती है। मेरा नाम हो, मैंने गोल किया, देश जाने, लोग पहचाने, ये भाव टीम के हर सदस्य में हो जाएगा, टीम खत्म हो जाएगी। संजीव जी बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, टीम का मतलब होता है जहां आई नहीं है, लेस आई एंड मोर वी। तो जहां पर टीम भावना बिखर जाए वहां हम हारेंगे। और उनका कोच सफल हो जाता है किन्हीं किन्हीं उपायों से, उस सारी कहानी को बताने की जरूरत नहीं। उनकी आपस की ईगो का जो क्लैश है उसको दूर करने में वो सफल हो जाता है और फिर टीम जीत जाती है। ये देश बिखरा रहा। आपको पता है ये ऐतिहासिक सच्चाई, वैश्य जाति का एक ही सम्राट हुआ है भारत में, हेमचंद्र, जिसको हेमू करके भी इतिहासकार लिखते हैं। हेमू। परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो सम्राट बन गया और उसने बहुत विजय प्राप्त की, देश के बहुत बड़े हिस्से पर उसका अधिकार हुआ, शासन हुआ। और उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, हेमचंद्र विक्रमादित्य। सीखना होगा। और उसने वो तकनीशियन ढूंढे कि जो बारूद बना सकें, बंदूकें बना सकें। सैयाह सुनामी का आप वो आलेख पढ़िए, उसमें आप जान पाएंगे। तो राजपूत सैनिकों ने और राजपूत सरदारों ने कहा, हेश, ये देखिए हमारी भुजाएं, हम गर्दन कटा देंगे, हमारे तलवार की धार का पानी जो है वो शत्रु नहीं चख पाएगा। हम तलवार से लड़ने वाले लोग हैं, हमारा निशाना अचूक है। उनकी बंदूकें बारूद वो उसके महत्व को नहीं जान सके। और इसके बाद जो बड़ी दुर्घटना हुई वो ये कि राजस्थान के राजपूत लोगों ने उसके साथ मिलकर उन मुस्लिम सेनाओं से लड़ने से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि हम राजपूत हैं, हम एक बनिए के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे। ये जातियों का टकराव देश की उस पराजय का कारण बना। मित्रों, ये इतिहास है, कहानियां नहीं हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये अंतर्द्वंद्व और ये बिखराव, देश का बिखराव, क्या आज भी जारी नहीं है? तो 3 तरह के बिखराव हैं। एक जातियों का, 2678 बड़ी जो गिनी जा सकती हैं, जिनका एक बड़ी संख्या है, ऐसी जातियों में इस देश का विशाल हिंदू समाज बटा हुआ है। और वो जातीय टकराव देश की आजादी के बाद और ज्यादा प्रबल हो गए, क्योंकि हमारे देश की चुनाव प्रणाली ऐसी है कि एक चुनाव आता है और जातियों के बीच दुश्मनी की दीवारें खड़ी करके चला जाता है। गांव में एक ही बड़ी जाति है मान लीजिए, और उस एक ही बड़ी जाति का वो गांव है, यादवों का, ठाकुरों का, ब्राह्मणों का, और उसमें 2 लोग खड़े हो जाते हैं, 2 ब्राह्मण, 2 यादव, 2 ठाकुर, ग्राम प्रधान बनने के लिए। और वो ग्राम पंचायत के चुनाव उस गांव को 2 टुकड़ों में बांटकर चले जाते हैं। और फिर शाम के 6 बजे के बाद एक दूसरे से डरे हुए, एक दूसरे के गुट से डरे हुए लोग, जिनमें शत्रुता पैदा हो गई है, शाम के बाद खेतों में जाना बंद कर देते हैं, घर में दुबक कर बैठ जाते हैं। जाकर देखिए उत्तर भारत में ये स्थितियां। बलराम सिंह यादव इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, कई सारे पोर्टफोलियो उनको मिलते रहे। बलराम सिंह यादव ने बड़ी ईमानदारी के साथ स्वीकार किया था कि इस देश का दुर्भाग्य यह है कि जब भी इस देश का आदमी वोट डालता है तो इस वजह से वोट नहीं डालता कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, सच्चा है, ईमानदार है, इलाके के लिए काम करेगा। यह उसके कॉन्सेप्ट में नहीं होता। और ना वो ये सोचकर वोट डालता है कि किस पार्टी की पॉलिसी देश के लिए अच्छी है, ना वो ये सोचता है। 3 C इस देश के इलेक्शन को प्रभावित करते हैं: कैश, कास्ट एंड क्रिमिनल्स। तो जब आपकी चुनाव प्रणाली, जिनको आप देश चलाने की जिम्मेदारी सौंपेंगे, इन 3 C के आधार पर चुनकर पहुंचेंगे, वो कैसे होंगे और देश को किधर ले जाएंगे?
और फिर उनके रहते हुए जिनके मन में अपने देश के प्रति स्वाभिमान का भाव नहीं है, तब देश के निचले स्तर पर स्वाभिमान का भाव, देश के गौरव का भाव, देश के प्रति प्राण समर्पित कर देने का भाव कैसे जागेगा?